हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 के लास्ट लेक्चर में हमने एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को कंप्लीटली कवर किया था, जहां पर हमने देखा था बायोसिंथेसिस और कैटाबोलिज्म किसका, कैटिकोल अमीन का। कैटिकोल अमीन जैसे डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। फिर हमने लास्ट लेक्चर में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के बारे में देखा था। अल्फा में देखा था अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा में देखा था बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं वो सुनिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, ये आखिर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे एसएआर, जो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होते हैं उसका हम एसएआर देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं सिंपैथोमिमेटिक का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो सिंपैथोमिमेटिक देखेंगे होगा क्या, ठीक है। फिर उसका एसएआर देखेंगे। सबसे पहले सिंपैथोमिमेटिक मैंने पॉइंट डाल रखा है, फिर उसका एसएआर, फिर उसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन आपको 3 तरह से बताया हुआ है। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है मिक्स्ड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं मिक्स्ड। तो यहाँ पर 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है सिंपैथोमिमेटिक का। सबसे पहला डायरेक्ट एक्टिंग, सेकंड है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग और थर्ड है आपका मिक्स्ड मैकेनिज्म। अब यहाँ पर आपको ड्रग्स दे रखी है, जैसे डायरेक्ट एक्टिंग वाली ड्रग कौन कौन सी होती है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामिन, ठीक है, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ये सारी किसी होती है डायरेक्ट एक्टिंग होती है। फिर कुछ इनडायरेक्ट ड्रग्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं और कुछ मिक्स के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो क्लासिफिकेशन पूरा याद करना है, ठीक है। अभी लेक्चर में पता लग जाएगा किस तरह से क्या है। और एक बात और, आपको सिलेबस में यहाँ पर सिंथेसिस दे रखी है, सिंथेसिस उसी की करनी है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको स्टार दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनाइलेफ्रिन के ऊपर स्टार है और यहाँ पर सालब्यूटामोल के ऊपर स्टार है, और सालब्यूटामोल एंड फिनाइलेफ्रिन दोनों ही आ रही है आपकी डायरेक्ट एक्टिंग में, ठीक है। तो इन दोनों की सिंथेसिस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का, फिर देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन और फिर देखेंगे वो ड्रग जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है जिसकी हमें सिंथेसिस पढ़नी है। नो डाउट हम सारे ड्रग भी देखने वाले हैं, सभी के स्ट्रक्चर यूजर्स देखेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको ये किस तरह से करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ। क्विक रिकैप में मैं आपको क्या बताऊंगा, हमने लेक्चर स्टार्ट किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जहां पर हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था एएनएस जो है 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो सिंपैथेटिक है वहां पर एड्रीनर्जिक न्यूरॉन होते हैं। कौन से न्यूरॉन होते हैं, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वहां पर होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। अब एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के जो न्यूरॉन होते हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं। अब ये जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है ये क्या रिलीज करते हैं, न्यूरॉन रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर होते हैं। अच्छा, ये एड्रीनर्जिक के थ्रू रिलीज हो रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक पेशेंट खड़ा है, अब इस पेशेंट की बॉडी में एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहा या फिर बन ही नहीं रहा। 2 कंडीशन हो सकती है, इस पेशेंट में या तो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहा या फिर वो सिंथेसिस नहीं हो रहा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर रिलीज नहीं होगा तो रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा, और अगर बनेगा ही नहीं, बॉडी में है ही नहीं, बहुत कम है, तो भी रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी भी ड्रग को, किसी भी एजेंट को अपना एक्शन शो करना है, किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को अपना एक्शन शो करना है,
तो उसको रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ही वहां पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। पी एक्शन मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, सिंपैथेटिक के जो न्यूरॉन होते हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। पर किसी पेशेंट में क्या होता है, मान लो ये पेशेंट है, इसमें क्या हुआ कि ये जो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर थे या तो ये रिलीज नहीं हो रहे या फिर ये बन ही नहीं पा रहे। तो अगर ये रिलीज नहीं हो रहे, रिलीज कहाँ से, वेसाइकल में से, वेसाइकल से रिलीज होते हैं ना, वेसाइकल फ्यूज होती है तब। तो वेसाइकल से या तो रिलीज नहीं हो रहे या वेसाइकल में बन नहीं पा रहे। तो इन दोनों ही कंडीशन में रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और जब तक न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से नहीं जुड़ेंगे तब तक फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट हम कब देंगे, इस पेशेंट को देंगे। इस पेशेंट को अब हम देने वाले हैं सिंपैथोमिमेटिक, जो आपका टॉपिक है। अब कई बच्चों के मन में सवाल कि सर इसको सिंपैथोमिमेटिक क्यों दे रहे हैं और सिंपैथोमिमेटिक का मतलब क्या है। तो देखो नाम से समझो, सिंपैथो, सिंपैथो का मतलब होता है सिंपैथेटिक की तरह, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना आपका, वही। और आगे वर्ड है मिमेटिक, मिमेटिक का मतलब होता है एक्टिंग करने वाला। क्या होता है, एक्टिंग करने वाला। तो मतलब सिंपैथोमिमेटिक मतलब हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक के जो फंक्शन है उसकी तरह एक्टिंग करने वाले ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। जो ड्रग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करवाए। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब वो एक्टिवेट होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब बीपी बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है, पाइलो इरेक्शन होता है, प्यूपिल डायलेट होता है, सलाइवेशन कम होता है, ब्रीथनेस बढ़ती है, अलर्टनेस बढ़ती है। तो ये सब कब होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि किसी बंदे में अगर एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज हो रहे, एड्रीनर्जिक किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक का, तो क्या वहां पर सिंपैथेटिक वाले एक्शन आएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर या तो रिलीज नहीं हो रहे या सिंथेसिस नहीं हो रहे, और अगर वो बन ही नहीं रहे तो रिसेप्टर से जुड़ेंगे नहीं और एक्शन नहीं आ पाएगा। तो इस कंडीशन में हम सिंपैथोमिमेटिक देते हैं। क्या देते हैं, सिंपैथोमिमेटिक, ठीक है। अब देखो सिंपैथोमिमेटिक क्या है। सिंपैथोमिमेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, सिंपैथेटिक की तरह एक्ट करने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जाएंगे, ठीक है, ये आपकी बॉडी में जाएंगे और एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। और ये एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर अगर बन गए, रिलीज हो गए, तो रिसेप्टर से जुड़ेंगे और रिसेप्टर से जुड़ के क्या करेंगे, एक्शन शो करेंगे। तो सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, जिस बंदे में एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या तो रिलीज नहीं हो पा रहा या फिर रिलीज होने के बाद भी रिसेप्टर से नहीं जुड़ पा रहा या फिर सिंथेसिस ही नहीं हो पा रहा, दोनों ही कंडीशन में रिसेप्टर खाली पड़े हैं, या तो रिलीज नहीं हो पा रहा या एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर बन ही नहीं पा रहा, तो रिसेप्टर से कुछ जुड़ नहीं रहा और रिसेप्टर से कुछ जुड़ेगा नहीं तो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, रिसेप्टर का एक्शन नहीं आएगा, आगे जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर आगे जुड़े नहीं। क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि रिलीज ही नहीं हुए, सिंथेसिस ही नहीं हुए। तो उन पेशेंट्स को हम देंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। ये सिंपैथोमिमेटिक एजेंट इसकी कमी को पूरी कर देगा। देखो बॉयफ्रेंड नहीं है तो बेस्ट फ्रेंड सही, वही वाली बात है कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो बेस्ट फ्रेंड से ही मतलब सिंपैथोमिमेटिक एजेंट दो और बात खत्म करो, ठीक है। मैं समझा रहा था बस। चलो, तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट जो है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, रिसेप्टर से जुड़ेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। अब आपका सवाल है फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन सा। तो देखो भाइयों, सिंपैथोमिमेटिक सिंपैथेटिक की तरह काम करने वाला, और सिंपैथेटिक का क्या काम है, बीपी बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ाना, ब्रीथिंग बढ़ाना, ये सारा काम है सिंपैथेटिक का, ठीक है। तो वो सारा काम करेगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि सिंपैथोमिमेटिक हम देते क्यों हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है। अब देखो एक बात और ध्यान से, तीन तरह से सिंपैथोमिमेटिक काम करता है। इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, तीन तरह से काम करता है। एक तो करता है डायरेक्ट, जो कि हमने सिलेबस में देखा था डायरेक्ट, एक करता है इनडायरेक्ट, और एक करता है मिक्स्ड। तीन तरह से काम करता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड। जो डायरेक्ट वाला होता है, डायरेक्ट जो सिंपैथोमिमेटिक होता है, नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट, ये जो एजेंट होते हैं ये एजेंट सीधा रिसेप्टर से अटैच होते हैं और एक्शन देते हैं। आई रिपीट,
ये जो एजेंट होते हैं ये सीधा रिसेप्टर से जुड़ते हैं और एक्शन देते हैं। अब इनडायरेक्ट वाला नाम से पता लग रहा, इनडायरेक्टली हेल्प तो कर रहा है पर इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होते हैं इनडायरेक्टली वाले, ये क्या करते हैं, वेसाइकल को स्टिमुलेट करते हैं। मान लो वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर है पर वेसाइकल फ्यूज नहीं हो पा रही और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पा रहे, तो ये जो इनडायरेक्ट वाले हैं ना, ये वेसाइकल को स्टिमुलेट करते हैं कि जा भाई फ्यूज हो, फ्यूज होंगे तभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तभी रिसेप्टर से बाइंड होकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, वेसाइकल को फ्यूज करा के, क्योंकि वेसाइकल जब फ्यूज होगी तभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ड्रग के रिलीज होने पे या न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने पे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर पे अटैच होगा। एक बात और, डायरेक्ट का मतलब तो आप समझ गए कि ये ऐसे एजेंट होते हैं जो सीधा रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। इनडायरेक्ट वाले क्या है, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो वेसाइकल को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तू न्यूरोट्रांसमीटर निकाल तभी वो एक्शन करेगा। और ये मिक्स्ड वाले नाम से पता लग रहा, जो डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं या इनडायरेक्टली वेसाइकल को स्टिमुलेट भी करे। मिक्स्ड वाले या तो डायरेक्ट भी जुड़ जाएंगे और इनडायरेक्टली भी वो वेसाइकल को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह से होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड। डायरेक्ट में सीधा जुड़ जाएंगे रिसेप्टर से वो एजेंट, इनडायरेक्ट में वेसाइकल को स्टिमुलेट करेंगे और मिक्स में वेसाइकल को तो स्टिमुलेट करेंगे ही सही, साथ में खुद भी जाके जुड़ जाएंगे रिसेप्टर से। ये बात ध्यान रखना। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कौन सा जल्दी एक्शन शो करेगा, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कि एजेंट जो है डायरेक्ट रिसेप्टर से जुड़ रहा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा और फटाफट एक्शन आ रहा, तो डायरेक्ट वाले का जल्दी एक्शन आएगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट। क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, पहले वो ड्रग जाएगा, फिर वो वेसाइकल को स्टिमुलेट करेगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर जाके वो अटैच होगा, पर यहां पर सीधा, तो डायरेक्ट वाले का फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा अभी तक कि सिंपैथोमिमेटिक होता क्या है। ओके, सिंपैथोमिमेटिक का क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह। ओके, अभी हमारे पास दो टॉपिक है। एसएआर देखना है सिंपैथोमिमेटिक का, जो कि मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, क्योंकि अब आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री रियल में शुरू हुई है, तो एसएआर में तो मजा आने वाला है। और एसएआर के बाद दो सिंथेसिस आपको देखनी है, साल्ब्यूटामोल और फिनाइलेफ्रिन की, जो मैंने आपको सिलेबस में बता दी स्टार्टिंग में। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स का। ड्रग्स वगैरह मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको दिख रही है मिक्स्ड में दो ड्रग है, एफेड्रिन और मेटेरामिनोल। ठीक है, इनडायरेक्ट में आपको दिख रही है जैसे सूडोएफेड्रिन हो गया, और जो डायरेक्ट होती है उसमें आपको ड्रग्स दिख रही है जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामिन, उसके बाद मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटेनॉल, टर्ब्यूटेलिन। तो ये जितने भी ड्रग्स है ये डायरेक्ट है। उसके बाद इनडायरेक्ट की ये रही और मिक्स्ड वाली ये रही। मिक्स्ड में दो है, इनडायरेक्ट में तीन है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है, डायरेक्ट, डायरेक्ट के नीचे जितनी भी ड्रग्स आती है, फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के नीचे ये तीन, और फिर लिखना मिक्स्ड, मिक्स्ड के नीचे ये दो। ठीक है, चलो, तो अभी हम देखेंगे दो सिंथेसिस, साल्ब्यूटामोल की और हम देखने वाले हैं फिनाइलेफ्रिन की। ये दो सिंथेसिस के बाद हम एसएआर करेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार एसएआर याद कर लो, एक बार एसएआर बनाना सीख जाओ, फिर कोई सी भी स्ट्रक्चर आ जाए, कोई सी भी, आप एसएआर बना सकते हो, ये मेरी गारंटी। बस सुनते जाओ। चलो, स्ट्रक्चर में सिंथेसिस देखते हैं फिनाइलेफ्रिन की और साल्ब्यूटामोल की। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, सबसे पहले फिनाइलेफ्रिन बनाना सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो फिनाइलेफ्रिन की आपको स्ट्रक्चर दे रखी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका यूज क्या है, तो फिनाइलेफ्रिन किसके अंडर में आ रही है, फिनाइलेफ्रिन आ रही है सिंपैथोमिमेटिक में। और सिंपैथोमिमेटिक का काम क्या है, सिंपैथेटिक की तरह काम करता है। और सिंपैथेटिक में क्या होता है, बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, प्यूपिल डायलेट होता है। तो ये सारा आप लिख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है, एक सेकंड में आपको क्लियर करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि एफेड्रिन का क्या यूज है, तो आपको पता है कि एफेड्रिन जो है मिक्स्ड वाला है,
तो ये वेसाइकल को भी स्टिमुलेट करेगा, डायरेक्ट भी अटैच हो सकता है और सिम्पैथोमिमेटिक की तरह काम करता है, मतलब बीपी बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, प्यूपिल डायलेट कराएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी ड्रग आ जाए यहाँ पे से, जैसी भी ड्रग आ जाए, कैसी भी ड्रग आ जाए, तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद रहेगा ना, तो जैसी भी ड्रग आ जाए फिर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी ही सिम्पैथोमिमेटिक है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट और कुछ मिक्स्ड। चलो सिंथेसिस देखते हैं। तो ये आपके सामने है फिनाइल एफ्रीन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिनाइल एफ्रीन को। सबसे पहले आपके क्या लेना है, फिनोल लेना है। ये आपने ले लिया फिनोल। फिनोल की रिएक्शन आपने करानी है 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। देखो 2 पे क्लोरो है, एसिटाइल ग्रुप है, क्लोराइड है, तो ऐसे याद रखना 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले लो फिनोल और फिनोल की रिएक्शन करा दो 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से। जब ये रिएक्शन आप कराओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन है तो C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन है CH2 वाला तो C डबल बॉन्ड O CH2 और Cl। यहाँ पर सिर्फ एक Cl चला गया, बाकी सब कुछ सेम है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप इस रिएक्शन में से एक Cl हटा दो, बाकी सब कुछ सेम है। ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 है और ये Cl है, ये देख लो। उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो NH2CH3 से। जहां भी NH2 से आप रिएक्शन कराओगे तो हमेशा ध्यान रखना जो प्रोडक्ट में जुड़ेगा वो सिर्फ NH ही जुड़ेगा, क्योंकि वैलेंसी मेंटेन करनी होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट में जुड़ा है वो NH ही जुड़ा है। ठीक है, CH3 का CH3, या CH3 का CH3, और ये C डबल बॉन्ड CH2, ये C डबल बॉन्ड CH2। अब ये Cl कहाँ गया, ये Cl और यहां से निकला हुआ एक हाइड्रोजन, दोनों प्यार कर बैठे और -HCl हो गया। ठीक है, अब बताना मत, इनकी लव स्टोरी अच्छा नहीं लगता, पर इतना याद रखो, यहां से Cl निकला और यहां से हाइड्रोजन निकला, दोनों प्यार कर बैठे, HCl निकल गया, बचा C डबल बॉन्ड CH2 और इधर बचा NHCH3। तो देखो C डबल बॉन्ड CH2 NHCH3। ठीक, और फाइनल स्टेप में क्या करना है, फाइनल स्टेप में आपको बना देना है फिनाइल एफ्रीन, जो कि आपको स्ट्रक्चर पहले से याद रहेगी। सिंपल है। और साथ ही साथ जब लास्ट लेक्चर हुआ था तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोपामिन बनाना भी सिखाया था। डोपामिन बनाना सिखाया था, बायोसिंथेसिस हमने सीखी थी एपिनेफ्रिन की, नॉरएपिनेफ्रिन की। देखो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामिन, जहाँ पर हमने फिनाइल एलेनिन से स्टार्ट करा था, फिर हमने डोपामिन बनाया था, नॉरएपिनेफ्रिन बनाया था और लास्ट में हमने एपिनेफ्रिन भी बनाया था। तो इन तीनों की सिंथेसिस अगर आती है तो आपको याद है पहले से, हालांकि आएगी नहीं क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ सिलेबस में, पर फिर भी आती है तो आपको याद है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आती है तो भी आपको याद है। देखो डोपामिन आप बीच में बना ही रहे हो तो याद रहेगा, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामिन। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। एक सिंथेसिस तो हमने देख लिया, अब अगली सिंथेसिस देखते हैं जिसका नाम है साल्ब्यूटामोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साल्ब्यूटामोल बना हुआ है, साल्ब्यूटामोल की हम सिंथेसिस पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आपने लेना है एक बेंजीन, बेंजीन के साथ जोड़ना है OH और CH2OH। देखो सबसे पहले क्या लेनी, बेंजीन, बेंजीन के साथ जोड़ना OH और एक जोड़ना है CH2OH। और ये बेंजीन के साथ OH जोड़ के CH2OH जोड़ के आपको इसकी रिएक्शन करा देनी है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से। आप देख सकते हैं क्लोरो एसिटाइल ग्रुप और क्लोराइड, तो क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से आपको इसकी रिएक्शन करा देनी है। तो आपके पास क्या बनेगा वो देखिए, बेंजीन का बेंजीन है यहाँ पर, ये बेंजीन का बेंजीन, OH का OH, OH का OH, CH2OH, CH2OH, अभी तक सब कुछ सेम। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन इस जगह से और ये Cl, तो दोनों का हटा दो, हाइड्रोजन और Cl निकाल दो। अब बच्चा क्या, C डबल बॉन्ड CH2Cl, तो आप देख लो C डबल बॉन्ड CH2Cl एज इट इज अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको अभी भी बोला था NH2 है तो हमेशा NH ही ऐड होगा वैलेंसी के लिए, तो NH और ये कार्बन और ये CH3 का होल थ्राइस। तो देखो NH ये कार्बन का कार्बन और ये CH3 का होल थ्राइस एज इट इज लिख दिया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ यहां से ये Cl निकाल दिया, क्योंकि जैसा कि लास्ट में हुआ था ये Cl और यहां से निकला हुआ एक हाइड्रोजन, दोनों निकल जाएंगे, HCl हो जाएगा। तो देखो मैं आपको और सिंपल से बताता हूँ, फाइनली देखना आप, इसको मैं सही कर देता हूँ 1 मिनट। अब देखना, सबसे पहले C डबल बॉन्ड CH2Cl था, अब मान लो ये Cl यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा ना NH2 में से, वो हाइड्रोजन इस Cl को लेके भाग गया, तो -HCl हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर एक तो NH बचा है, एक कार्बन बचा है, एक CH3 का होल थ्राइस बचा है, तो NH कार्बन CH3 का होल थ्राइस और ये C डबल बॉन्ड CH2, ये C डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पे रिडक्शन करा देना, और जब कभी भी रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में डबल बॉन्ड O हटेगा और OH आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म।
बन गया साल्ब्यूटामॉल, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो साल्ब्यूटामॉल की सिंथेसिस हमने कर ली। साल्ब्यूटामॉल की यूजेस हमें पता है कि साल्ब्यूटामॉल एक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है, जो कि डायरेक्ट एक्टिंग है, जो कि रिसेप्टर पे डायरेक्ट जुड़ के फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। ये भी आपका बीपी, हार्ट रेट, ब्रोंकोडायलेशन, प्यूपिल डायलेट ये सब करवाएगा, क्योंकि ये सिम्पैथोमिमेटिक है तो उसी की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ऐसे आपको कई सारे स्ट्रक्चर यूजेस दे रखे हैं। तो जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जहां पर मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही करके जाना। सारी स्ट्रक्चर तो किसी से नहीं हो सकती, किसी से भी, और एक बार को कर भी लोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना करो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के मामले में, और बाकी जहां स्ट्रक्चर नहीं आती वहां मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो साल्ब्यूटामॉल है, अब उसकी तो सिंथेसिस है इसलिए आपको स्ट्रक्चर याद हो गई, ठीक है, ये वाली। पर मान लो आपको साल्ब्यूटामॉल की स्ट्रक्चर याद नहीं थी, पर आपको ये याद था कि साल्ब्यूटामॉल सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, डायरेक्ट एक्टिंग में आता है, तो आप सारी कहानी लिख सकते थे, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड यूजेस साथ में पूछे जाते हैं। तो आप सारी कहानी लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा 2 में से। तो आधे नंबर के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर करो, बस तरीके से करो, काम तरीके से होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। अब फाइनली मैं स्टार्ट करने वाला हूं SAR। किसका SAR? जो कि आपको सिलेबस में दे रखा है। देखो मैं आपको बता देता हूं, SAR आपको दे रखा है सिम्पैथोमिमेटिक का, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का SAR। मैं लेकर चलता हूं आपको, ये देखिए आप। देखो पहली बात तो SAR का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, और हम देखने वाले हैं SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट मतलब सिंपैथेटिक की तरह काम करने वाले। तो हम देख रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन का, क्योंकि आपने नॉरएपिनेफ्रिन की पहले ही सिंथेसिस करी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉरएपिनेफ्रिन आपने बनाया हुआ है फिनाइल एलेनिन की मदद से। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर तो आपको पहले से याद है, ये यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर ही बना रखी है और कुछ भी नहीं कर रखा। ठीक, अब आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। जब आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ जब हम OH अटैच कर देंगे 2, तो ये हो जाएगी केटिकोल रिंग। नाउ दिस रिंग इज केटिकोल रिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। ये वाले कार्बन पे कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। साइड में NH2 है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, इसको कोई छेड़ नहीं रहा, ये अपना अलग बैठा है, अकेला मस्त बैठा है। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन कैसे हुआ, मुझे कैसे पता लगा कि ये अल्फा कार्बन है? तो ध्यान रखना ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, जिसको बोलेंगे हम अमीन ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन। तो ये जो है अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा की 10 साइड वाला हो गया बीटा कार्बन, तो ये हो गया बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमें देखना है SAR। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे SAR देखने से पहले। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, एक तो बेंजीन रिंग है जिसके साथ 2 OH ग्रुप है, और अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 OH हो गए तो इसको हम बोलेंगे केटिकोल रिंग। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप जो है एसेंशियल होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब अमीन ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साइड में जो कार्बन अटैच है वो हो गया बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं मेन काम। देखो हमें देखना है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो देखो जब कभी भी आपको SAR पूछा जाए, आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। जैसे ये पार्ट केटिकोल रिंग हो गया, ये पार्ट आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये पार्ट आपका बीटा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अमीन ग्रुप हो गया। तो हमने क्या करा, पूरी स्ट्रक्चर को अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जो भी आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है A to Z, जैसे मान लीजिए ये जो आपको दिख रही है रिंग, इसको क्या बोल रहे थे हम, केटिकोल रिंग। ठीक है, तो आप बोलो केटिकोल रिंग जो है जरूरी है नॉरएपिनेफ्रिन को अपना काम करने के लिए, और वी कैन से सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स को अपना काम करने के लिए ये जो केटिकोल रिंग है वो होना जरूरी है उनकी स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगर आप इसे हटाओगे या फिर आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे, या तो बिल्कुल ही रिमूव कर दो या किसी और से सब्सटीट्यूट कर दो, इसकी जगह कुछ और लगा के रख दोगे, तो एक्टिविटी जो है चेंज हो जाएगी। क्या बोलोगे, चेंज हो जाएगी। चेंज होना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्टिविटी बढ़ भी जाती है, तो हम यहाँ बढ़ना घटने की जगह ये लिख सकते हैं चेंज हो जाती है, ताकि एग्जामिनर को लगे, मतलब उसको भी इतना कंफर्म नहीं रहता, वो भी इतना श्योर नहीं रहता, क्योंकि इतनी SAR तो याद कोई रखता नहीं है। तो हम बिल्कुल सही सही खेलेंगे, लाइक हमें अपना विकेट बचा के खेलना है। ठीक है,
तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसको डिवाइड कर लो। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर एक तो कैटिकॉल रिंग है, तो ये कैटिकॉल रिंग, अब रिंग है तो किसी काम की वजह से ही होगी, तो आपको बोलना है ये कैटिकॉल रिंग इसेंशियल है। अगर इस कैटिकॉल रिंग को मैं सब्सटीट्यूट कर दूं या रिमूव कर दूं तो एक्टिविटी चेंज होगी, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, इसलिए हम क्या वर्ड करेंगे, चेंज वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बोलना है कि अमीन ग्रुप जो है वो इसेंशियल है। अगर आप अमीन ग्रुप को हटाओगे या अमीन ग्रुप में कोई भी चेंज करोगे तो एक्टिविटी चेंज हो सकती है। फिर आपको क्या बोलना है, अल्फा कार्बन जिसपे कुछ भी अटैच नहीं है, तो जिसपे कुछ भी अटैच नहीं है उसको हम बोलेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ अभी तक, तो इसको अनसब्स्टिट्यूट ही रहने दो, क्योंकि अगर इस पर सब्स्टिट्यूशन करोगे, इस पर कुछ चेंज करोगे तो एक्टिविटी चेंज हो सकती है। फिर क्या लिखोगे, ये जो बीटा कार्बन है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहने दो। अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाओगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड करोगे तो एक्टिविटी चेंज हो सकती है। ठीक है। तो ये सारे तरीके से आपको लिखना है। अभी तक आपको मैंने एसएआर बताया नहीं है, सिर्फ बाहर से स्ट्रक्चर देख के आपको पॉइंट लिखाना सिखा दिया मैंने। जैसे कैटिकॉल रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, इफ वी रिप्लेस रिमूव और सब्स्टिट्यूट दिस रिंग देन एक्टिविटी में अल्टर और वी कैन से चेंज। NH2 group, ammonia group is essential for activity. If we remove, replace or substitute this group with other functional group, then activity may be increase or decrease. We can say alter or change. Alpha is must be unsubstituted. अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्टिविटी का पता नहीं, बढ़ेगी घटेगी। एंड बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूरी है। तो ये 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी। तो कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए ये 4-5 पॉइंट तो लिख ही देना, क्योंकि मान लो ये स्ट्रक्चर आ गई, देखो एक डेमो दिखाता हूं मैं एक, देखो ये स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सेकंड पोजीशन पे OH होना जरूरी है। अगर सेकंड पोजीशन पे OH हुआ तो एक्टिविटी अच्छी रहेगी, पर अगर उससे हम चेंज करेंगे या रिमूव करेंगे तो एक्टिविटी चेंज हो सकती है। CH3 जरूरी है, CH3 को चेंज करेंगे, रिमूव करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्टिविटी चेंज हो सकती है। ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ जरूरी है, क्योंकि भाई पहले से स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में है तो कुछ सोच समझ की होगी ना, नहीं तो हम रिप्लेस कर देते, हमें क्या काम है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है सब इसेंशियल है, और अगर उन्हें रिप्लेस और रिमूव करोगे तो पोटेंसी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने। अब चलते हैं इसके एसएआर पे। तो ये पॉइंट्स तो आपको सब में लिखने हैं, कोई सा भी एसएआर आ जाए सब में ये पॉइंट्स आपको लिखने ही हैं। ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज ला ला कर देखना है। जैसे मान लीजिए कैटिकॉल रिंग है। ठीक है। अब इस कैटिकॉल रिंग में हम क्या कर सकते हैं, या तो एक OH को हटा सकते हैं या दोनों OH को हटा सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक OH को हटा के देखते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला OH जो है इसका हटा दिया। जब इस OH को मैंने हटा दिया तो क्या होगा वो देखो, देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में मैंने वो वाला OH हटा दिया। यहाँ पर आप देखो वो OH है, यहाँ पर 2 OH है 1 और 2, पर इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही OH है। तो जब मैंने OH ग्रुप हटाया तो उसकी पोटेंसी भी कम हो गई, उसकी काम करने की क्षमता भी कम हो गई। और जब पहले OH ग्रुप था तो वो पोटेंसी भी उसकी बरकरार थी। ठीक है। तो जब OH ग्रुप हटाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइलएफ्रिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलएफ्रिन। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब दूसरी बात, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक OH मैं हटा रहा हूं, दूसरा OH भी मैंने हटा दिया और ये वाला OH भी मैंने हटा दिया, सारे ही OH मैंने हटा दिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो जैसा कि आप जानते हो OH जो है एक पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल ग्रुप है। ठीक है। और आपको पता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फोस्फोलिपिड की बनी है। किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी फोस्फोलिपिड की बनी है। तो एक बात बताओ कि अगर हमारा ड्रग के ऊपर OH ग्रुप रहेगा, अगर हमारा ड्रग पोलर रहेगा, वाटर सोल्यूबल रहेगा, तो क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो वाटर सोल्यूबल है, किसकी वजह से है, OH की वजह से। OH जो है पोलर नेचर का है, पोलर नेचर के होने की वजह से वो वाटर सोल्यूबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस OH को हटा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से OH हटा देंगे, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में से तीनों OH हटा देता हूं तो अब ये स्ट्रक्चर में क्या रह जाएगा, बेंजीन, कार्बन, कार्बन, NH2, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्फिटामाइन। आप देख सकते हैं यहां से मैंने सारे OH हटा दिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता हटा दिया, यहाँ पर भी हटा दिया, यहाँ पर भी हटा दिया। तो सारे OH मैंने यहाँ से हटा दिए। और अगर मैं OH हटा के ये सिंपल स्ट्रक्चर देखो तो ये एम्फिटामाइन है।
ठीक है। अब OH हटाने से फायदा क्या हुआ, OH नहीं तो पोलैरिटी नहीं, पोलैरिटी नहीं तो वाटर सोल्यूबल नहीं, और अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल नहीं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली आ जाएगी। तो ये कब करते हैं हम, जब हमें बी को क्रॉस करना है। देखो बच्चों, ये बी तो बड़ी खतरनाक है, पर बी उससे भी बड़ी खतरनाक चीज है, ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको क्रॉस करने के लिए लिपोफिलिसिटी चाहिए, और लिपोफिलिसिटी तभी मिलेगी जब वाटर सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और उसे हम कम कैसे करेंगे, OH को हटा हटाकर। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो पॉइंट्स तो काफी सारे आप बना सकते हो, और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। जो बीटा कार्बन है ना, आप देखो यहाँ पे, ये जो बीटा कार्बन है, आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा और ये बीटा। अब बीटा पे आप क्या देख रहे हो, OH ग्रुप है, ठीक है। तो बीटा पर OH है, तो एक्टिविटी CNS की कम हो जाएगी। CNS मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की एक्टिविटी उस स्ट्रक्चर की, उस ड्रग की कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, और अगर OH ग्रुप है तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप जो है पोलर नेचर का है। ठीक है, CNS के लिए एक्टिविटी तो कम हो गई, पर OH ग्रुप होने से, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होने से वो अल्फा बीटा से जल्दी अटैच कर लेगा। अल्फा बीटा क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, देखो ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर, इनसे अच्छे से ऐड हो जाएगा वो ड्रग। ये देखो, अगर इस पे यहाँ पे OH है तो कई जगह फायदा है, कई जगह नुकसान है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करोगे, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन पे मैं बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, इस तरह से बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि जब भी ड्रग अपना काम कर लेता है तो ड्रग को हम क्या करते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं। जब ड्रग अपना काम कर लेता है तो ड्रग को हम मेटाबोलाइज कर देते हैं, और वी कैन से कैटाबोलिज्म कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ड्रग ने अपना काम कर दिया, तो हमें उसे क्या करना है, कैटाबोलिज्म करना है। तो हमें एंजाइम को बुलाना पड़ेगा, जैसे MAOCOMT, जो कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। MAO का मतलब होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, और COMT का मतलब होता है कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम आते हैं और इस स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देंगे, या स्ट्रक्चर में चेंज ला देंगे। पर होगा क्या कि अगर हमने अल्फा कार्बन पर इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा रखे हैं, तो इतने बड़े बड़े ग्रुप लगाने की वजह से ये माओ सही से काम नहीं कर पाएगा, और ये ड्रग जो है सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी। और अगर ड्रग सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही, तो ड्रग अपना काम करती रहेगी, ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती रहेगी। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन पे बड़े बड़े ग्रुप लग रहे हैं, और माओ उन्हें तोड़ने आता है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करने आता है। तो अल्फा कार्बन पे बल्कि ग्रुप देख के वो सही से काम नहीं कर पाता, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता उस ड्रग का, जिस ड्रग पे अल्फा कार्बन पे बल्कि ग्रुप है। तो उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देर तक आता है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज ही नहीं हुए। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो, अल्फा वाला क्लियर हो गया, बल्कि ग्रुप, बीटा वाला क्लियर हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनाइलएफ्रिन का, फिनाइलएफ्रिन नहीं, वी कैन से कैटिकोल रिंग। फिनाइलएफ्रिन तो हमारा ये हो गया एक OH हटाने के बाद, ठीक है, यहाँ 2 OH है, ये कैटिकोल रिंग है, कैटिकोल रिंग का भी पॉइंट हो गया। अब बचा NH2 का। तो देखो NH2 जो है, अगर ये प्राइमरी अमीन है, कैसा अमीन है, प्राइमरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन है, तो बढ़िया है, पोटेंसी बढ़िया है, काम वाम बढ़िया चल रहा है। पर अगर आपने अमीन को टर्शरी अमीन बना दिया, क्या बना दिया, इस स्ट्रक्चर में अगर आपने टर्शरी अमीन लगा दिया, तो टर्शरी अमीन की वजह से पोटेंसी जो है कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, टर्शरी अमीन से पोटेंसी कम होगी, और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से पोटेंसी बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो, द अमीनो ग्रुप इज एसेंशियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी जो है पुअर एगोनिस्ट होते हैं, काम तो करते हैं, जुड़ते तो हैं, पर इतना अच्छा काम नहीं करते। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हैव हाई अल्फा सिलेक्टिविटी। जो अल्फा रिसेप्टर है, दिस वन, इसके लिए कब हाईली सिलेक्टिव होगा हमारा ड्रग, जब वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होते हैं। अगर हमारी स्ट्रक्चर में, किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में एंडिंग में जो अमाइन ग्रुप है, अगर वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है, तो उसकी पोटेंसी अच्छी होगी, साथ ही साथ वो अल्फा सिलेक्टिव नेचर का होगा। और जितना ज्यादा एल्काइल का साइज होगा, उतना ज्यादा वो बीटा सिलेक्टिव होगा एज कंपेयर टू अल्फा। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपका SAR, जहां पर हमने हर चीज को बदल बदल के देख लिया और काफी डिटेल में समझा। अब एक बात और मैं बता देता हूं,
जो सिंपैथोमिमेटिक है ये तो हमें पता है कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी को पूरा करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। क्योंकि एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिसेप्टर पे जाकर जुड़कर उसे एक्टिवेट करके काम करवाते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। तो ये बात ध्यान रखना कि हम इसे एगोनिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो आ रहा है, क्योंकि सिंपैथोमिमेटिक का काम ही ये एक्शन देना। या तो वो डायरेक्टली बाइंड होगी या वो इनडायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएगी या फिर वो मिक्स तरीके से कराएगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में रोज 3 MCQ अपलोड होते हैं। फ्री आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हर संडे में लाइव आता हूँ 11 AM। साथ ही साथ आपको चैट सेक्शन मिलेगा जहां पर अपनी सारी क्वेरी लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स मिलेंगे, टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिलेगी। तो सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके रखिए और बनाइए अपनी फार्मेसी को आसान। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।